अगर इस मोमेंट पर आप ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि बस ये 8 क्वेश्चन कर लो, इनमें से 4 तो फंस ही जाएंगे। लिटरेचर पार्ट जो है वो आपने देखा 44 नंबर का आता है, 44 मार्क्स का आता है, उसमें से 12 नंबर के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, पढ़िए, याद करिए और इंग्लिश के पेपर में फोड़ कराइए। तो आर्टिकल राइटिंग के भी ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बोल रहे हैं कि भाई इन तीनों को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो एक ना एक तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा का ऐसा आ ही जाएगा। सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, समरी पढ़ना उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तो हमने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन जो हमने साल भर नहीं पढ़ा है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, उनके पेपर ही बोर्ड ने सबसे पहले रख दिए हैं और प्रिपरेशन लीव भी इतनी कम दी है कि उन दो दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला। तो सर प्लीज हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हिंदी और इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमें बता दीजिए। तो चिंता की बात नहीं है, इंग्लिश और हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर आ गया है अली विहान आपको बचाने के लिए। ठीक है, इन वीडियोस में हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जिनके आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है। हमने पिछले कई सालों के पेपर्स एनालाइज करके फाइनली ये क्वेश्चंस छांट कर निकाले हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस कर लो, इस पैटर्न में पढ़ाई कर लो, इस हिसाब से पढ़ाई कर लो, तो आपके कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। आप पर निर्भर करता है कि आप इन क्वेश्चंस को कितना बेहतर तरीके से तैयार करते हैं, कितना अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख कर आते हैं और कितना ज्यादा फॉलो करते हैं उन टिप्स को जो कि हम आपको दे रहे हैं। आप जितना अच्छे से फॉलो करेंगे हमारी बातों को, उतने ही आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंकुश सर की हिंदी की वीडियो को आपसे बहुत ज्यादा प्यार मिला है और मैं उम्मीद करूंगा कि इंग्लिश के इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिले, उतना ही आप शेयर करो और उतना ही देखो। ठीक है, शुरुआत से लेके अंत तक इस वीडियो को देखने पर आप इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे कि भाई अगर मैं इतना कर लेता हूं तो मेरे 50-60 नंबर तो कहीं नहीं गए 80 में से, और भाई 50-60 नंबर आखिरी मोमेंट पे पढ़ के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे तो भाई 50-60 नंबर की तो गारंटी में ले सकता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। मुझे पता है आप अपनी मैडम को मिस कर रहे होंगे कि सर चंद्रिका मैडम कहाँ है, अंशिका मैडम कहाँ है, आप क्यों आ गए इंग्लिश पढ़ाने। भाई उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं आ गया हूं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम, पूरी टीम ने मिलकर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो छांट कर निकाले हैं। तो आप बस हम पर भरोसा करिए, इन क्वेश्चंस को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, पढ़िए, याद करिए और इंग्लिश के पेपर में फोड़ कराइए। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश के पेपर का आखिर पैटर्न क्या होता है, किस तरह से पिछले 2, 4, 5 सालों से पेपर जो है पूछा जा रहा है। तब हमको समझ में आएगा कि आखिर कौन सा सेक्शन हमारे कितने काम का है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हमको किस तरह से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इंग्लिश का पेपर जो है वो कुछ इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट है आपका सेक्शन ए रीडिंग का, दूसरा है सेक्शन बी राइटिंग का, तीसरा है ग्रामर का और सेक्शन डी है हमारा लिटरेचर वाला पार्ट, जो कि हमसे डायरेक्टली हमारी बुक से पूछा जाता है, फ्लेमिंगो और विस्टास से। अब इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि आखिर ये सेक्शंस कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए रीडिंग जो कि है अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग का, वो आपसे पूछा जाता है पूरे 14 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स का जो है वो अनसीन पैसेज आएगा, 6 मार्क्स की जो है वो नोट मेकिंग आएगी। तो आपको वहीं के वहीं अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसेज में ही सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ही वो आंसर्स मिल जाएंगे जो आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी हमने करवा रखी है, आपको अंशिका मैम ने बताया है कि आखिर अनसीन पैसेज को कैसे देखा जाता है, उसमें से आंसर कैसे ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इसकी तैयारी कर लेनी है। सेक्शन बी की बात करें अगर राइटिंग की, तो सेक्शन बी राइटिंग में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ, आर्टिकल, इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में आगे डिस्कस किया है। आप अगर इस वीडियो को देखोगे आगे तो आपको हम वो टॉपिक्स बताएंगे नोटिस मेकिंग के, एडवर्टाइजमेंट बनाने के, पोस्टर बनाने के, जिससे कि बार बार लगातार बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे ही हैं। मतलब कि नोटिस के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं,
नोटिस का कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो आपको उसके अलावा कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो प्रिपेयर करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर के लिए भी हमने इस वीडियो में किया है। आगे बात करते हैं हमारे सेक्शन सी ग्रामर की। तो आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ए एंड द का यूज करना, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना नॉर नीदर से, ये सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमने कुछ 15-20 ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है या फिर उनको कैसे आंसर करना होता है, ठीक है। आई बात समझ में। आखिरी पोर्शन आता है हमारे सेक्शन डी का, जो कि है हमारे टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, जो हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी है वो 12 मार्क्स के और 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 14 और 12 कितने हो गए? 26। 26 और 10 कितने हो गए? 36 मार्क्स हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। अब सेक्शन डी की अगर बात करें तो ये ऐसे तो 44 मार्क्स का आता है, पर इन 44 में से भी 12 मार्क्स जो है वो आपको पेपर में ही मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते, इससे एक्सट्रैक्ट्स भी दिए जाते हैं आपको। मतलब कि आपके चैप्टर में से कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ, आपके पर्टिकुलर चैप्टर या पोएम का कोई पैराग्राफ, कोई सेक्शन दिया जाएगा आपको, और उस सेक्शन के बेसिस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो निहायत ही आसान होंगे और डायरेक्टली आपको उस पैसेज में या उस पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। तो 36 और 12 कितने हो गए भाई? 36 और 12 हो गए 48 मार्क्स। और 48 मार्क्स के बाद जो बचे हुए 32 मार्क्स हैं, जिससे कि आपका पेपर पूरा 80 मार्क्स का हो जाएगा। अरे तो भाई कुछ क्वेश्चन आंसर तो सही से भी करके जाओगे ना, याद भी करके जाओगे। और जो आपकी फ्लेमिंगो है, जो आपकी विस्तास है, उसका जो प्रोज सेक्शन है, उसका जो पोएट्री सेक्शन है, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको आंसर्स नहीं बताए हैं इस वीडियो में, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आपको आंसर संभव सीरीज में भी मिल जाएंगे, अरिविहान ऐप पर जो लेक्चर डले हैं उसमें भी मिल जाएंगे, और आपको इंग्लिश के नोट्स की पीडीएफ में भी वो आंसर्स सारे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसके आंसर जा जाके याद कर लेने हैं और लिख लिख कर याद कर लेने हैं, ताकि आप अगले 7-8 दिनों तक तो बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है। और एग्जाम के पहले सुबह सुबह 6 बजे उठकर बस एक रिविजन मारना होगा, खत्म बात, ठीक है। तो चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सेक्शन बी नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में हमसे किन किन चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं। भाई सेक्शन ए तो अनसीन पैसेज है, वो आपको दुनिया में कोई टीचर नहीं बता सकता कि आखिर कौन सी चीज का अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और उसकी फिक्र करने की भी कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर आपको अनसीन पैसेज से आंसर ढूंढते आते हैं, जो हम आपको अंशिका मैडम द्वारा सिखा चुके हैं, तो फिर आपको अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआत करते हैं सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नोटिस राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप किसी कल्चरल एक्टिविटी का कोई क्लब है उसके सेक्रेटरी हैं, है ना, और आपको उसका एक अट्रैक्टिव नोटिस डिजाइन करना है। किसके लिए? पार्टिसिपेंट्स जो आपके स्कूल से सिलेक्ट हुए हैं, उनके सिलेक्शन के बारे में लोगों को बताने के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है। आप अपनी स्कूल के कल्चरल कमिटी के मेंबर हैं और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है कि कोई कंपटीशन होने वाला है, कोई इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है, या स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे नोटिस मेकिंग में पूछे जा सकते हैं, और नोटिस का फॉर्मेट और नोटिस का कंटेंट जो है वो आपको बढ़िया तरीके से बताया जा चुका है। दूसरा, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स ऑफ टू वियर हेलमेट फ्रॉम मध्य प्रदेश पुलिस। हो सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो कहीं नोटिस कहीं उनको पुट करना हो या फिर सोशल मीडिया पर डालना हो, तो उसके लिए आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है कि भाई टू व्हीलर के जो ड्राइवर्स हैं उनको सूचित किया जाता है कि आपको हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी है, आपकी सेफ्टी के लिए है, आप अगर नहीं पहनेंगे तो इतना चालान कट सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है आप इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में उस नोटिस में लिखेंगे। नोटिस का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है भाई। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा जाता है, कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, साइन कहाँ होती है, लेफ्ट में होती है या राइट में होती है, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं उन सब में आपको फॉर्मेट का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। कोई चीज टॉप लेफ्ट में लिखी जानी थी लेकिन आपने अगर टॉप राइट में लिख दी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट के नंबर कट जाएंगे, पूरा एक नंबर फॉर्मेट का होता है 4 में से।
आई बात समझ में? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक एक चीज पर ध्यान दें। जब आप नोटिस मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप उनके फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें पहले। क्योंकि हो सकता है कि आपका कंटेंट सही हो सकता है कि आपने जो बीच का कंटेंट है वो अच्छे से याद कर लिया है, लेकिन फॉर्मल लेटर में अगर आपने ऊपर सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इनफॉर्मल में आप कुछ लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इनफॉर्मल लेटर में आपने रिस्पेक्टेड लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई इनफॉर्मल में रिस्पेक्टेड कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो फॉर्मेट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? देखो, एमपी पुलिस की तरफ से जो नोटिस मेकिंग है ये हो सकती है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस बनाने को बोल दिया, आपको किसी कल्चरल कमिटी की तरफ से नोटिस बनाने को बोल दिया, इस तरह के नोटिस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको स्कूल का किसी कल्चरल क्लब का सेक्रेटरी ना बनाकर आपकी सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी बना दिया जाए, लेकिन नोटिस का फॉर्मेट तो वही रहेगा। भाई जिस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्म करते हो वो भाषा तो वही रहेगी। ठीक है, वो तो बदल नहीं जाएगी। तो बस आपको एक बार फॉर्मेट ध्यान में रख लेना है, और नोटिस से ज्यादा आसान चीज तो आपसे पूछी जा ही नहीं सकती है। ठीक है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं भाई, हम क्लास 7th 8th में थे तब से नोटिस पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है नोटिस ड्राफ्ट करना। अगली बारी आ जाती है हमारे एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर्स की। तो एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर्स जो है उसके भी आपको दिख रहे हैं कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? डिजाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, है ना, एमपी, फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर में अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को कोई एडवर्टाइजमेंट छपवाना है या पोस्टर छपवाना है तो हमको उसको ड्राफ्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं? अर्जिंग द पीपल टू गेट पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। मतलब कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, लोगों को ऑर्डर नहीं देना है, लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि भाई पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है, पीयूसी कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो ले लो अपनी अपनी गाड़ियों के लिए, है ना? बहुत जरूरी है कि आपकी गाड़ियों का जो पोल्यूशन लेवल है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, और आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो तैयार करना है। अब एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर में आपको छोटी सी ड्राइंग भी बनानी होती है ना? उसका अच्छा सा टाइटल लिखना होता है, कंटेंट को शॉर्ट में लिखना होता है, फिर डेट अगर कहीं लिखनी होती है तो वो मेंशन कर दो। अगर आप कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी हो तो आपको नीचे अपना वो भी देना पड़ेगा कि भाई इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, है ना? आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, आपको ये भी मेंशन करने को बोला गया है कि डेट, वेन्यू, प्लेस, टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि अगर कहीं जाकर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इस समय पर इस जगह आकर बनवा सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है जिसमें आके आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अपनी गाड़ी लाओ, चेक करवाओ और पीयूसी सर्टिफिकेट ले जाओ। ये सारी चीजें आपको उस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब बात करते हैं पोस्टर मेकिंग की, तो प्रिपेयर अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक। ठीक है, यूजुअली पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो इसी तरह के ड्राफ्ट किए जाते हैं जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है ना? नोटिस में ऐसा होता है कि कोई सिलेक्टेड सेगमेंट है स्टूडेंट्स का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आपको एड्रेस करना है। भाई नोटिस आपने या तो स्कूल के लिए लगा दिया या अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए लगा दिया, है ना? अब जनहित में जारी कोई अगर चीज करनी है तो उसके लिए आप या तो पोस्टर बनाओगे या फिर एडवर्टाइजमेंट बनाओगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये न्यूज़पेपर पर जाएगा, ये गलियों में छपेगा, है ना, अलग अलग जगह जाएगा ये, तो ये इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी चीजों पर जब भी आपको कुछ लिखने को बोला जाए तो वो पोस्टर मेकिंग होगा, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में भी क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो अवॉइड प्लास्टिक्स, अब जब आपको अंशिका मैम ने लेक्चर भी पढ़ाया है एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर पे, तो उस पे उन्होंने इस तरह के पोस्टर्स बनवाए हैं, है ना? बहुत छोटी सी ड्राइंग बनानी होती है, बहुत अट्रैक्टिव सा टाइटल लिखना होता है, अपने सारे पॉइंट्स को कवर करना होता है। भाई अवॉइड प्लास्टिक के आप एडवांटेजेस लिख सकते हो कि अगर आप प्लास्टिक अवॉइड करोगे तो देखो ये चीजें सुधर जाएंगी, अगर आप प्लास्टिक अवॉइड करोगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। और आप डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो कि देखो प्लास्टिक से ये चीजें होती हैं तो क्यों ना प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए। आपको कहीं ना कहीं पोस्टर बनाने से पहले अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा कि पोस्टर में हमको बनाना क्या है, किस डायरेक्शन में ले जाना है पोस्टर को, है ना? आप अवॉइड प्लास्टिक्स में सपोर्ट प्लास्टिक बना के आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना? आप प्लास्टिक के फायदे बताकर आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपसे जो बोला जाए
उसको सपोर्ट करते हुए जो ड्राइंग बना सको, उसको सपोर्ट करते हुए जो पॉइंट लिख सको, वो लिखना। आई बात समझ में? अगला, यू आर द सोशल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन। देखो, फिर से एक ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में हमें सबको बताना है। अब आप सोशल सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, लेकिन आपका जो एग्जीबिशन है इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, आपकी सोसाइटी के लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो आप एक ऐसा पोस्टर बनाओ जो कि लोगों की आंखों को आकर्षित करे कि यार ये क्या चीज है, ये कौन सा एग्जीबिशन हो रहा है इनके स्कूल में, हमको भी जाना चाहिए, है ना। हमको अट्रैक्टिव पोस्टर देखते तो हमारा ही मन करता है ना कि यार ये क्या है, हमारी आंखें अचानक से उसकी तरफ ऐसे आकर्षित हो जाती है। तो आपको भी ऐसा कोई अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना होगा जिसमें आप अपने एग्जीबिशन की डेट लिखोगे, उसका टाइम लिखोगे और उसको जगह जगह चिपकाने के हिसाब से बनाओगे कि हाँ भाई अगर वो पब्लिक प्लेसेस पे लगेगा तो लोगों का ध्यान उस पर जाएगा और वो पोस्टर देखकर एग्जीबिशन में आएंगे। आई बात समझ में? देखो, पुट अप इन फ्रंट ऑफ वेरियस स्कूल्स लिखा है, तो अगर आप इनको अलग अलग स्कूल्स के सामने लगाओगे तो भाई उन स्कूल के बच्चे भी जो है वो आपके स्कूल में आएंगे और एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। कब? 17 से 23 दिसंबर 2025-26, जो आपको लिखना हो। जब ऐसी चीजें मेंशन्ड है कि 2000 और आगे डॉट डॉट, तो ऐसा नहीं कि आप सन 2000 लिख दो, भाई पास्ट का मत बना देना, लॉजिकल भी तो होना चाहिए। आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो तो आप 17 से 23 दिसंबर 2025 लिख दो, वहां पे वो चल जाएगा। आई बात समझ में? पास्ट का मत बना देना। अब बच्चों को कई बार ये भी शंका होती है मन में कि सर जब हमारा नाम बताया गया है राइटिंग स्किल्स में, अभी आप लेटर भी देखोगे तो कई बार आपको बताया जाएगा कि आपका नाम क्या लिखना है आपको लेटर में, या फिर आपका डेजिग्नेशन क्या लिखना है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यू आर लिख दिया। अब अगर मेरा नाम ऋषभ है तो मैं यहाँ पर इस पोस्टर में तो शायद ही कहीं नाम लिखूंगा, लेकिन अगर ये नोटिस राइटिंग होती या ये लेटर राइटिंग होती तो मुझे अपना नाम मेंशन करना पड़ता कहीं ना कहीं, और अगर मैं नाम मेंशन कर रहा हूं तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए गलत हो जाता है। आप अपना असली नाम जो है अपनी आंसर कॉपी में ना लिखें तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वो नाम नहीं बताया गया है किसी क्वेश्चन में तो आपसे ये सजेशन है मेरा कि आप ABC लिख कर आ जाओ। आई बात समझ में? अगर आपको नाम नहीं बताया गया है और कहीं किसी राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में नाम लिखने की संभावना हो जाती है, नाम लिखने का मौका पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी जगह ABC लिख कर आ जाना है, ठीक है। एड्रेस आप लिख सकते हो, अपना जो असली एड्रेस है वो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एड्रेस से आपकी पहचान नहीं होगी, लेकिन नाम से हो सकता है कि आपकी पहचान हो जाए, और ये उतना फेवरेबल केस नहीं माना जाता बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए आपको ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अपना नाम किसी भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में मत लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है, कि आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ जिसमें आपको नाम दिया गया है कि आपका नाम ये है और आपकी ये डेजिग्नेशन है और आपको ये लेटर लिखना है, तो उस केस में हम वही नाम यूज करेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो फिर आपको नाम नहीं लिखना है, अपना असली नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना है। सीमा, रीमा, टीना कुछ भी लिख देना, है ना। अगर लड़के हो तो भाई लड़कों वाला नाम लिख देना, है ना, कुछ भी नाम लिख देना, लेकिन असली नाम लिखकर नहीं आना। चलिए बात करते हैं लेटर राइटिंग, जो कि है दो फॉर्मेट्स में, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में सर डिफरेंस क्या होता है? देखो, फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो कि हम औपचारिक चीजों के लिए लिखते हैं। हमें एज अ स्टूडेंट अगर अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, हमें एज अ सिटीजन अगर गवर्नमेंट को लेटर लिखना है, पुलिस स्टेशन में कोई लेटर लिखना है, हम उन सारी चीजों के लिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है, जहां पर औपचारिक बातचीत है ना। लेकिन इनफॉर्मल अनौपचारिक बातचीत में, जैसे कि अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है, अपने कजिन से बात करनी है ना। आजकल तो वैसे लेटर राइटिंग उतनी फेमस रही नहीं, लेकिन पहले जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, जब टेलीग्राम नहीं हुआ करता था, तब की अगर बात करें तो भाई पत्रों से ही बात चलती थी, है ना। अब वो प्रेम पत्र भी हो सकते हैं और वो नॉर्मल पत्र भी हो सकते हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, दूर के दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करने के लिए यूज करें, ठीक है। तो अगर आप कोई है जो अपने किसी परिचित को लेटर लिख रहे हैं, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी प्रियतम को, अपने किसी लव्ड वन को लेटर लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हैं जिसमें कि औपचारिक बातचीत है, जिसमें कुछ ऑफिशियल है, सपोज आप स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल को लिख रहे हैं,
आप सिटीजन हैं और आप गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, तो वो सारे लेटर्स जो है वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कहीं भी ऐसा हो सकता है कि मेंशन ना किया जाए कि आपको फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो बातचीत है ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। अगर औपचारिक है तो आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, और अगर अनौपचारिक है तो आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस देख लेंगे कि आखिर फॉर्मल लेटर राइटिंग में हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, You are Priya Singh studying in class 12th in Government Girls Higher Secondary School, Indore. Write an application of 4 days of leave as you are sick. अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर मैं लड़का हूं और मुझे प्रिया नाम दे दिया गया है, तो क्या मैं प्रिया सिंह ही लिखूं? जी हाँ, आपको प्रिया सिंह नाम की लड़की की तरफ से ही यह लेटर लिखना है, और आपको उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें भी अगर कहीं ये मेंशन करना पड़ता है कि मैं लड़की हूं या मतलब जो कुछ भी है, तो अगर आपको हर या शी इस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं तो अपने लिए वैसे ही वर्ड्स यूज करना, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि आप प्रिया सिंह हैं और आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। तो लड़कियों को तो आदत होती है कि वो लड़कियों की तरह ही बात करती हैं, और इंग्लिश में करती हूं या करता हूं इस तरह का कुछ नहीं होता। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर बच जाओ, लेकिन हिंदी में इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको बता दिया गया है कि भाई आपका कुछ नाम है, तो आपको वो नाम के हिसाब से ही और अपने जेंडर के हिसाब से ही आगे पूरी बातचीत करनी है। आई बात समझ में? तो आपका नाम प्रिया सिंह है, अपना असली नाम नहीं लिखना है। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। आई बात समझ में? इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। और जब बात आती है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि आपको कौन सा लेटर लिखना है? फॉर्मल लेटर लिखना है। आई बात समझ में? एप्लीकेशन का मतलब फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप 4 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं अपने स्कूल से। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। आई बात समझ में? इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर में कवर हो जाएगी। और इस तरह के एप्लीकेशन तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं भाई, है ना? जब हमने पहली बार एप्लीकेशन लिखना सीखा था तो हमने इसीलिए एप्लीकेशन लिखी थी कि हम बीमार हैं, और तब से आज तक देखो बीमारी के लिए छुट्टी मांगते मांगते ही नर्सरी से 12वीं में आ गए। आई बात समझ में? तो चलो, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव तो हमने देख लिया। उसके बाद आपको इस तरह का फॉर्मल लेटर भी लिखने को आ सकता है जिसमें कि बोला गया है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर और द एसपी और द एसडीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। भाई इस तरह की एप्लीकेशन कि लाउड स्पीकर का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड में, हमारी कॉलोनी में, तो आप इसके यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्योंकि पढ़ाई करने में और बुजुर्गों को दिक्कत होती है हेल्थ वाइज। ठीक है, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों को भी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर कौन है ये लोग जो लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं? जनता जानना चाहती है, नेशन वांट्स टू नो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। नेशन वांट्स टू नो मत लिख देना, आपको डिस्ट्रिक्ट में जो भी कलेक्टर है या फिर एसडीएम है या एसपी है, ये सारी ऑफिशियल पोस्ट है। तो आप जब लिखोगे कि टू द कलेक्टर, टू द एसपी, टू द एसडीएम, इन तीनों में से कोई एक लिखना, तीनों को मत लिख देना। ठीक है, और का मतलब है कि इसमें से कोई एक चुनना है और उसको लिख देना है लेटर। आई बात समझ में? अब ये बातचीत भी कैसी हुई? औपचारिक हुई, और इस तरह की कि आपको रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ लाउड स्पीकर या फिर आपके सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्म करते हुए इस तरह के लेटर्स भी आपने कई बार अपनी इंग्लिश की एग्जाम्स में लिखे होंगे। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए कोई नई नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस भी हमने आपको करवा रखी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग। एक और फॉर्मल लेटर राइटिंग का अगर एग्जाम्पल देख ले, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन to issue your school leaving certificate as you have to submit it in the office of SP for a selection in पुलिस डिपार्टमेंट। आपका सिलेक्शन हो गया है पुलिस डिपार्टमेंट में, आप स्कूल से हो गए हो पार, आपने लाउड स्पीकर की समस्या भी सॉल्व करवा दी है, और अब आप पहुंच गए हो पुलिस डिपार्टमेंट में। और पुलिस डिपार्टमेंट से आपको अपने स्कूल के, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन है,
वही आपका स्कूल है। असली स्कूल का नाम मत लिखना। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन में ही आपको अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है प्रिंसिपल को ये बोलते हुए कि भाई मेरी टीसी दे दो क्योंकि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है, सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उस लेटर को ड्राफ्ट करना है। और ये बातचीत भी कैसी है, औपचारिक है। तो आपको अपने प्रिंसिपल को आदरणीय महोदय करके लिखना है, मतलब इंग्लिश में टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऐसे करके लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर के लिए जो सैल्यूटेशन होता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, है ना, ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है फॉर्मल लेटर में। ठीक है, डियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिस्पेक्टेड लिखेंगे। ठीक है, आखिरी में योर्स लविंगली नहीं लिखेंगे, योर्स थैंकफुली लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी फॉर्मल बातचीत है। वो आपके दोस्त तो है नहीं भाई, आपके प्रिंसिपल है, कलेक्टर है शहर के, है ना, आपके स्कूल के प्रिंसिपल है पुराने। तो आपको ये सारी चीजों में फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे लेटर राइटिंग इनफॉर्मल की ओर। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में वो सारे लेटर्स आते हैं जो हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को लिखते हैं। आई बात समझ में? इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं और ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है ही। हो सकता है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन से चेंज होकर मंदसौर हो जाए, हो सकता है इंदौर हो जाए, लेकिन जो फॉर्मेट है, मतलब कि क्वेश्चन का भी जो फॉर्मेट है कि भाई या तो सिक लीव के लिए आ सकता है, या लाउड स्पीकर के बैन के लिए आ सकता है, या फिर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो आपकी कोई सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए आपको लेटर लिखना है, इस तरह का आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे वो ना सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, बल्कि वो लेटर्स है जो कि पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इनफॉर्मल में भी ये जो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। फटाफट से देख लेते हैं कि आपको इनफॉर्मल लेटर में किन क्वेश्चंस को तैयार करने की जरूरत है। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, अगर इन क्वेश्चंस को ऐसा का ऐसा भी प्रिपेयर करके चले जाओगे तो थोड़े से ही चेंजेस लगेंगे, आपको आंसर एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो पहले क्वेश्चन में, यू आर अनिल गुप्ता रिसाइडिंग एट, देखो आपको नाम बता दिया गया, आपको एड्रेस बता दिया गया। रिसाइडिंग एट का मतलब है कि आपको एड्रेस बता दिया गया है, 158 वासु नगर बड़नगर में रहते हैं आप। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। अब आपने अनिल गुप्ता नाम लिख दिया, अपने दोस्त को जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे तो अपने दोस्त का भी आपको लिखना पड़ेगा कि डियर मुकेश, रमेश, सुरेश, जो भी उसका नाम है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक इमेजिनरी नाम वहां पर डाल दो, इमेजिनरी नाम डाल दो। और अगर आपके स्कूल के किसी मित्र का नाम आपके दिमाग में आता है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो, मित्र का नाम लिख सकते हो। आपका नाम आपकी आंसर शीट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम इस लेटर के हिसाब से क्या है, अनिल गुप्ता है। आप कहाँ रहते हैं, 158 वासुनगर बड़नगर में रहते हैं आप। वासुनगर कॉलोनी का नाम है, बड़नगर जो है वो सिटी का नाम है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। भाई बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं, उस जमाने की बात हो रही है, लेकिन ये लेटर जो है ये इनफॉर्मल लेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त को लिख रहे हो और उसका इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वही फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपने अपने दोस्त का नाम मान लो रमेश माना है तो डियर रमेश, है ना, डियर रमेश से शुरू करेंगे। सैल्यूटेशन में डियर शब्द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल बातचीत है, हम हमारे दोस्त को तो डियर बोल ही सकते, दोस्त को रिस्पेक्टेड कौन बोलता है यार, है ना, दोस्त को डियर बोलेंगे और फिर शुरू करेंगे। और जो कंटेंट है वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको आखिर क्या बोलने को बोला गया है। बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है तो बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए जो बातचीत जरूरी है वो आपको उसमें लिखनी होगी। Write a letter to your friend Rashmi congratulating her on her brilliant success in the PET exam. You are कोकिला दवे। कोकिला दवे है आपका नाम, आप चाहे लड़के हैं या लड़की हैं, आपको कोकिला दवे नाम ही लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया गया है तो एक इमेजिनरी एड्रेस आप यूज कर सकते हो, अपना असली एड्रेस भी डाल सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, असली नाम नहीं डालना है। कोकिला दवे है आपका नाम और आपका एड्रेस जो आपका एक्चुअल एड्रेस वो भी आप लिख सकते हो। किसको लेटर लिखना है? रश्मि को। ठीक है, इस बात के भी नंबर होते हैं कि भाई जो डिटेल आपको उसमें दे रखी है, अगर आपने पीईटी एग्जाम की जगह जेईई एग्जाम लिख दिया गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? तो आपको सारी डिटेल्स ध्यान रखनी है कि आखिर लेटर के जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या क्या दे रखा है, हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लेटर को पूरा ड्राफ्ट करेंगे या लिखेंगे। आई बात समझ में? इनफॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस यहां होते हैं समाप्त। अब बारी है आर्टिकल राइटिंग की।
तो आर्टिकल राइटिंग के भी ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बोल रहे हैं कि भाई इन तीनों को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो एक ना एक तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा का ऐसा आ ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल में आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस ये कहता है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेरेंट्स बाय प्राइवेट स्कूल्स, कि आखिर प्राइवेट स्कूल्स कैसे कभी कभी अपनी कुछ हरकतों से पेरेंट्स को परेशान करते हैं या फिर पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है प्राइवेट स्कूल्स के कुछ रूल्स की वजह से, कि बुक आपको यहीं से लेनी है, कपड़े आपको यहीं से लेने हैं, और इस तरह की चीजें जो प्राइवेट स्कूल करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके आपको एक आर्टिकल प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, और उस आर्टिकल को लिखना होगा इस हेडिंग के तहत। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये और अगला इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, है ना, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो हम बचपन से कर रहे हैं। अब इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ थोड़ा पोएटिक हो गया, लेकिन अगर आप इसका क्रक्स निकालोगे तो इसका मतलब यही है कि हम अर्थ को बचाने की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे अलग तरह से भी ये चीजें पूछी जाए, है ना, तो आपको आर्टिकल लिखते आना चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि एग्जैक्ट ये टाइटल ना बोला जाए, आपको बोला जाए कि पॉल्यूशन कैसे आप हार्मफुल है, या फिर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स पर एक आर्टिकल लिखो। तो जो आर्टिकल आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको पॉल्यूशन की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हो, और यही स्किल है बेटा। आपको राइटिंग स्किल्स में यही चीज आपकी चेक हो रही है कि जितना ज्ञान आपको है किसी चीज के बारे में, उसको आप कितने अच्छे तरीके से शब्दों में ढाल के लिख सकते हो अपने पेपर में अंग्रेजी भाषा में। बस दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। भाई अर्थ को कैसे बचाना है, प्रदूषण को रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को, पानी हवा को साफ रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, ओर्स को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सेविंग द अर्थ में लिख देनी है। ठीक है, और वही चीज अगर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लिखनी है तो आप उनको भी बस सेंटेंसेस को थोड़ा सा मोल्ड कर दोगे, थोड़ा सा चेंज कर दोगे, और वो सारी चीजें जो है पॉल्यूशन में भी वैसी की वैसी बैठ जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, भाई एक स्टूडेंट से बढ़िया कौन जान सकता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना। जब 7-8 स्कूल के पीरियड में से एक पीरियड जो है वो गेम्स का होता है तो कितना मजा आता है ना। और आखिर खेल जो है वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को भी, मेंटल हेल्थ को भी, ये सारी चीजें अगर आप उस आर्टिकल में लिखोगे तो भाई आपका आर्टिकल इतना बढ़िया बन के आएगा कि मुझे नहीं लगता मुझे आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस, हेल्थ वाइज उसके बेनिफिट्स, और क्यों ये सब जरूरी है कि ना सिर्फ हम पढ़ाई करते रहें बल्कि खेल कूद भी करें, इन सारी चीजों को ड्राफ्ट करके आप फ्रेम करके आपको एक बढ़िया सा आर्टिकल ड्राफ्ट कर देना है। ठीक है, इन तीनों आर्टिकल्स की प्रिपरेशन भी बहुत आसान है। ये दोनों आर्टिकल्स मैं श्योर हूं कि आपको अंशिका मैम ने भी पढ़ाए हैं, ये वाला भी आपको बड़ी आसानी से अपनी किताबों में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिकल को प्रिपेयर करके याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और जब आप कोई आर्टिकल याद कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यार याद तो ठीक है कर लो, लेकिन जैसा मैंने बोला कि सेविंग द अर्थ के बारे में है अगर, तो वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा लिख दिया, लेकिन अगर वो पॉल्यूशन को रोकने के बारे में है तो हो सकता है आपको सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़े और उसको पॉल्यूशन की तरफ ज्यादा बातचीत हो और सेविंग द अर्थ की तरफ कम। भाई पॉल्यूशन कम करने से भी अर्थ ही बचेगी, लेकिन उन सेंटेंसेस में आपको पॉल्यूशन की ज्यादा बात करनी पड़ेगी और ओवरऑल अर्थ को बचाने की कम। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की ओर। ठीक है, एनवायरमेंट डे का सेलिब्रेशन और नो टोबैको डे का सेलिब्रेशन, और ऐसे ही किसी तीसरे दिन के सेलिब्रेशन के बारे में अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, हो सकता है कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ हो, आपको उस स्पोर्ट्स डे के बारे में, स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन के बारे में, या फिर कोई फन फेयर आपने अटेंड किया हो, कोई एग्जीबिशन आपने अटेंड किया हो, आपको उसकी रिपोर्ट अगर बनानी है तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट में बस उस दिन के एक्सपीरियंसेस को सोचकर उसके बारे में लिख देना है। अब एनवायरमेंट डे के सेलिब्रेशन पे क्या हुआ, नो टोबैको डे के सेलिब्रेशन पे क्या हुआ, तो हमको ऐसी चीजें इमेजिन कर लेनी है कि भाई अगर एनवायरमेंट डे है तो क्या क्या स्कूल में हुआ होगा। कुछ एक्टिविटीज हुई होंगी जिसमें हमको एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमें कुछ मैसेजिंग दी गई होगी, कुछ गेम्स हमें खिलाए गए होंगे जिसके प्राइजेस में उन्होंने छोटे छोटे पौधे दे दिए और बोला कि भाई इनका वृक्षारोपण करो, है ना। तो इस तरह से आपको एनवायरमेंट डे, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि आखिर एनवायरमेंट डे पर स्कूल में क्या हो सकता है। एनवायरमेंट डे पर अगर हमने सोसाइटी में कुछ सेलिब्रेट किया था तो उसका क्या हो सकता है, मतलब वो कैसा विजुलाइज करते हो आप, और जितना बेटर आप विजुलाइज करोगे उतना बेटर आप इसमें लिख पाओगे।
ठीक है। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन पहले तो आप बोलो कि भाई बहुत बढ़िया इवेंट हुआ हमारे स्कूल में, जिसमें कि अलग अलग स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। हमारे स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे आगे थे, है ना। हम कुछ स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल भी लेकर आए, और इस तरह से आपको एक कहानी बनानी पड़ेगी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन की, और रिपोर्ट राइटिंग में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। आपके दिमाग में जो है रिपोर्ट राइटिंग का फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में कहानी क्लियर होनी चाहिए कि मैं इसको कहां से कहां ले जाऊंगा। और उसके बाद तो राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन अगर इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, तो आपको पहले 2 मिनट बैठकर सोचना होगा कि आखिर मैं इसमें क्या लिखूं, मैं किस तरह से अपना आर्टिकल फ्रेम करूं, और फिर कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई रिपोर्ट्स की बात। अब बारी है पैराग्राफ्स की। तो पैराग्राफ्स मतलब कि ऐसे का छोटा फॉर्म। भाई निबंध लेखन का छोटा फॉर्म है पद्य लेखन, है ना। तो आप पैराग्राफ को भी लिख सकते हो बड़े ही आसानी से। अगर आपको निबंध लिखते आता है, भाई निबंध तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। निबंध में तो आप शुरुआत करते हो, उसका इंट्रोडक्शन देते हो, बीच में बॉडी लिखते हो, कंक्लूड करते हो, साइड इफेक्ट्स लिखते हो सकता है कहीं कहीं आपको और चीजें मेंशन करनी पड़ जाए, लेकिन पैराग्राफ जो है वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। आपसे हार्डली 100-120 वर्ड का पैराग्राफ मेंशन किया जाएगा, वही लिखना होता है। उससे ज्यादा खींच कर कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 4 ही नंबर, और हो सकता है एक्स्ट्रा लिखने पर नंबर कट जाए। तो जितने वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही चीजें लिखनी होती हैं। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। भाई हम आज 2025 में जी रहे हैं। मैंने जब अपनी 12वीं की एग्जाम दी थी तो रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ में मैंने भी पैराग्राफ ऐसे लिखा था, है ना। और हम इतने सालों से देख रहे हैं कि एमपी बोर्ड जो है वो सेम चीजों पर बार बार जो है ऐसे पूछ रहा है, पैराग्राफ पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात आपके लिए भी कोई नई होगी। ठीक है। अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक लगभग हर पेपर में मिल जाएगा कि इस पर पैराग्राफ लिखिए या इस पर ऐसे लिखिए। या तो आपने हिंदी में देखा होगा या आपने इंग्लिश में देखा होगा, और कुछ कुछ साल तो आपने दोनों में देखा होगा, है ना। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम इस पर पैराग्राफ बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की भी जरूरत है, और अगर जरूरत है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कहीं ना कहीं ये पैराग्राफ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो भाई इंग्लिश जो है वो कई एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है ना। हम भारत में रहते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं तो हम अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं। कई सारी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, और ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन एक लैंग्वेज है जो कि पूरी दुनिया समझती है ना। मतलब अधिकतर दुनिया जो है वो इंग्लिश समझती है। तो इंग्लिश एक ऐसा जरिया बन गया है बातचीत का कि अब हम इंटरनेशनली उसमें बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर भी चलाना है तो वो इंग्लिश के हिसाब से डिजाइन होता है, आप इंग्लिश में कंप्यूटर चला सकते हो, है ना। तो आपको 1000 एडवांटेजेस जो है वो इंग्लिश के हैं, और उसमें से आप जितने सोच पाओ एक पैराग्राफ लिखने के हिसाब से उतने सोचना और लिखकर आ जाना। पर आपको अपना पैराग्राफ जो है वो जैसा कि मैंने बताया फ्रेम करना होगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा, मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं क्या इंग्लिश के इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं, मैं इंग्लिश के डिसएडवांटेजेस बताना चाहता हूं, मुझसे क्या बोला गया है, क्या मेरी बातें इस टॉपिक को सपोर्ट भी कर रही हैं। आपको ये सारी चीजें सोचनी होगी। ठीक है। वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। अगर हम इस बात पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं कि मुझे स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक मान लो रीजनल लैंग्वेज, है ना। अगर आप गुजरात में रहते होते तो हो सकता है वो रीजनल लैंग्वेज गुजराती होती, है ना। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे होते तो रीजनल लैंग्वेज मराठी हो सकती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली हो सकती है ना। तो आपको ये इस बात पर पैराग्राफ लिखना है कि क्या ये जरूरी है कि हम एक स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाएं बच्चों को, इंग्लिश, हिंदी और वहां की रीजनल लैंग्वेज। आपको इस पर अपने थॉट्स देने हैं। कोशिश करना कि अधिकतर समय आप जो थॉट्स दो वो पॉजिटिव ही हो। ठीक है। हो सकता अगर आपसे बोल दिया गया है कि भाई डिसएडवांटेजेस लिखो किसी चीज के, तो फिर तो आप उस पर नेगेटिव थॉट्स दोगे, है ना, कि देखो यार इससे ये भी प्रॉब्लम होती है, इससे ये भी प्रॉब्लम होती है, इससे ये भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको बोला गया है कि बताओ कि 3 लैंग्वेजेस सिखाना सही है या गलत, तो आप अपनी बातों में उसे सही ही साबित करने की कोशिश करना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर, जो कि है हमारा ग्रामर सेक्शन। राइटिंग स्किल्स के जो हमने कितने 14 और 12 हमने राइटिंग स्किल्स के 12 मार्क्स देखे थे ना, वो तो हमने पक्के कर लिए। नोटिस का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर का फॉर्मेट,
रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले जब राइटिंग स्किल्स पे आओ तो इन फॉर्मेट्स को ही ध्यान रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लेफ्ट में लिखने वाली चीज राइट में लिख दी, राइट में लिखने वाली चीज लेफ्ट में लिख दी, डेट लिखना मिस कर दिया, टाइटल लिखना मिस कर दिया, डेजिग्नेशन लिखना मिस कर दिया, तो आपके नंबर कटेंगे और फिर मेरे पास मत आना कि सर देखो आपने बताया नहीं था। एक एक चीज का फॉर्मेट जो है हम आपको अधिध्यान ऐप पर बता चुके हैं, और आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश की, उसमें मैं मेक श्योर करूंगा कि सारे राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियर करे गए हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ से डायरेक्टली उन राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट जो है वो याद कर सकते हो, और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको राइटिंग स्किल्स के सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर फॉर्मेट मिस होता है तो नंबर कटेंगे, और नंबर कटेंगे तो भाई मुझसे ज्यादा दुख आपको होगा। आई बात समझ में? तो चलो बात कर लेते हैं हमारे प्यारे ग्रामर सेक्शन की। अब ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं और हमने आपको पूरी पूरी पढ़ा भी रखी हैं। मैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपके साथ यहाँ पर हल करूंगा और आपको एक एक कंसेप्ट भी समझाते चलूंगा कि आखिर ऐसा हमने क्यों किया, क्यों नहीं किया। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो भाई ये 15 तो याद कर लो, हो सकता है इसमें से कुछ बैठ जाए। ठीक है, चलिए ग्रामर के इन क्वेश्चंस को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, हैव यू डैश कंप्लेन अगेंस्ट अस, कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या तुम्हें हमसे कोई शिकायत है। ठीक है, हैव यू डैश तो कोई शिकायत, एनी, एनी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्या क्या तुम्हें हमसे कोई शिकायत है। देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी में या तो कुछ प्रीशियस किताबें हो सकती हैं या बहुत सारी प्रीशियस किताबें हो सकती हैं, है ना। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ईच, एनी, सम, मच, तो मच प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी नहीं आएगा, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी आएगा। ठीक है, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगर मैनी होता और सम नहीं होता तो हम मैनी पर टिक करते कि बहुत सारी प्रीशियस किताबें हैं हमारी लाइब्रेरी में। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में रहता है तो इन न्यू दिल्ली आएगा। ठीक है, इनटू का मतलब तो अंदर होता है, और में और अंदर में फर्क होता है ना। तो यहां पर आएगा इन न्यू दिल्ली। वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे, प्लेइंग, टू प्ले, प्ले या प्ले, हम वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम एक मैच खेलने जा रहे हैं, गोइंग टू प्ले। ठीक है, गोइंग टू प्ले। टेंसेस का सही फॉर्म आपको फिल करना है इसके अंदर। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क को अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करने जाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा द चाइल्ड वॉज नया ऐड होगा, और जो वर्ब है उसके आगे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट आपको वॉज से पता चलता है, और कंटिन्यूअस मतलब कि वो रो रहा था, तो वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। आई बात समझ में? तो हमने इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है चेंज कर दिया इस सेंटेंस को। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे टेंसेस जो हैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए गए हैं, आप उनको समझिए। इस तरह के क्वेश्चंस को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन से टेंस को किस तरह से लिखा जाता है, उतने ही आसान हो जाएंगे आपके लिए ये प्रश्न। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली यही वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में जो हमने क्वेश्चन देखे वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे आ सकते हैं, लेकिन ग्रामर में ये कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ग्रामर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, इसमें आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करनी है। वॉइस चेंज करनी है मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ये कौन सी वॉइस कर दी आपने, पैसिव वॉइस कर दी। अगला, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, सीता गाती भी नहीं है और डांस भी नहीं करती, इसको आपको नीदर और नॉर से कंबाइन करना है। तो आप क्या करोगे, नीदर डज सीता सिंग नॉर
डज शी डांस। ठीक है, जब आपको डज दे रखा है तो आपको नीदर डज और नॉर डज करके उसको कंबाइन करना होगा। अगर आपको इस तरह के सवाल नहीं बनते हैं तो आप ग्रामर के लेक्चर्स देखिए। आप यहां पर इन सवालों को देखकर ये मत सोचिए कि एग्जैक्टली यही वाले आ जाएंगे। आप लेक्चर्स देखिए और आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। ग्रामर भी हमसे काफी सारे नंबर की पूछी जाने वाली है, 12 नंबर की ग्रामर पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। He get his salary, he starts spending it. No sooner और then से कंबाइन करना है, तो no sooner he gets his salary, no sooner does he get his salary, then he, कॉमा नहीं आएगा, then he starts spending it. है ना, नो सूनर और देन मतलब कि जैसे ही उसे सैलरी मिलती है वैसे ही वो उसे खर्च करने लग जाता है। अगर आपको इस तरह से बोलना है तो आप नो सूनर और देन का यूज करोगे। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली गेट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अब सो और दैट को रीजन के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर वो उस तरह से नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको उसे कैसे यूज करना है, हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस that he rarely gets time for entertainment। आई बात समझ में, so studious that he rarely gets time for entertainment। अब so that वैसे तो रीजन के लिए भी यूज होता है ना। ठीक है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो इसको अगर कंबाइन करना है सिर्फ इन दो सेंटेंसेस को, आप क्या लिखोगे, द बॉय wearing a red shirt is my cousin। वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो क्या है, मेरा कजिन है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो अनलेस को भी आप क्या रीजन बताने के लिए यूज करते हो। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, unless they work properly they will be punished। जब तक वो सही से काम नहीं करते, अनलेस का मतलब ही ये है कि अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसको आपने इफ को ऐसे अनलेस से रिप्लेस कर दिया। एज सून एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। रीराइट यूजिंग नो सूनर। अब नो सूनर का एग्जांपल हम एक बार देख चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। नो सूनर द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल then they became silent। ठीक है, नो सूनर द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। जैसे ही बॉयज ने प्रिंसिपल को देखा वो चुप हो गए। ठीक है, हर स्कूल के बॉयज ही बदनाम है दोस्तों, है ना। लड़कियां भी मस्ती करती हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल में हमेशा बॉयज का एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि लड़के ज्यादा मस्ती करते हैं। चलो, वी लिव हियर सिंस 1952 सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1952। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो करेक्ट वर्ब फॉर्म में। वी लिव हियर सिंस 1952 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1952। और अगर इसको नॉन फाइनाइट क्लॉज से आपको करेक्ट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हैविंग लिव्ड हियर सिंस 1952 वी नो मच अबाउट द प्लेस। इसमें आपको एक सेंटेंस ऐड भी करना पड़ेगा जब आप उसको इस क्लॉज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो। ठीक है, हर पेन पुट्स इंक सम शी इन। रीअरेंज करना है, ये तो बहुत ही आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं, जंबल्ड वर्ड्स को अरेंज करना। शी पुट्स सम इंक इन
हर पेन। खत्म, है ना, बहुत ही आसान है। नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। अगर इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, मतलब कि अगर आपको एज अ पर्सन बताना है कि नेहा ने क्या बोला, पर एग्जैक्टली कोट नहीं करना कि उसने क्या बोला, तो आप उसको क्या लिखोगे? नेहा सेड दैट शी wanted to open the bag। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हो तो दैट का इस्तेमाल होता है और एग्जैक्टली वही वर्ड्स नहीं लिखते जो नेहा ने बोले होंगे। नेहा ने क्या बोला होगा? आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो तो आपको, सॉरी, जब आप डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा नेहा सेड दैट, उसने बोला कि उसको बैग खोलना था। आई बात समझ में? तो ये था आपका इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। चलिए ग्रामर के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं समाप्त, बढ़ते हैं लिटरेचर पार्ट की ओर। तो अब हमसे लिटरेचर पार्ट से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो हम एक्सट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं। देखो, हमने तो एनालाइज करके ये पता लगाया है कि डीप वाटर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और एनिमी, ये तीनों ही आपसे 2023 में पूछे गए थे और पिछले कुछ सालों में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इनके इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, इनकी समरी अच्छे समझ लेते हो, इनका एक एक पैराग्राफ अच्छे समझ लेते हो, तो भाई आपका काफी सारा काम हो जाएगा। इन तीनों चैप्टर्स में से एक्सट्रैक्ट तो पूछे जाने ही जाने हैं। और जो मैं आपको 12 नंबर बता रहा था भाई, 44 मार्क्स का लिटरेचर आ रहा है, उसमें से 12 नंबर के तो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। और अगर एक्सट्रैक्ट्स आने वाले हैं और आपको पता है कि वो किन चैप्टर्स से आने वाले हैं, तो भाई इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, एक आएगा आपके प्रोज से, एक आएगा पोएट्री से और एक आएगा विस्टास से। ठीक है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, समरी पढ़ना उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो कि आपसे फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनके डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना ऐसे के ऐसे या फिर इसके इर्द गिर्द चीजें पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रांस को उस दिन किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहने का एक्सपेक्ट किया गया था, कि वो फ्रांस जो है वो क्या एक्सपेक्ट करे कि भाई स्कूल में क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि क्या अनयूजुअल है स्कूल में उस दिन। जो लास्ट लेसन है आपका, पहला चैप्टर है, उसी से हमने 2 क्वेश्चन ये निकाले हैं कि भाई ये दोनों तो रेडी करके ही जाना। फ्रांस को क्या अनयूजुअल लगा कि भाई स्कूल स्टार्ट होने के टाइम पे इतना शांत कैसे है। मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि शोर हो रहा होगा, बहुत केओस होगा, बेंचेस खिसकाने की आवाज आ रही होगी और मैं चुपचाप जाकर बैठ जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने होमवर्क भी नहीं करा और मैं लेट भी आया हूं, है ना। ये सारी चीजें फ्रांस को लगा कि ये वियर्ड है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद की सिटी को क्या फेमस बनाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके हिसाब से मुकेश कैसे अपनी ड्रीम को सच बना सकता है, ये चीज भी। और जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि इन योर ओपिनियन, तो असली में अपना ओपिनियन मत लिख कर आ जाना, मतलब कि बुक के कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना होता है। आपको इसका सही आंसर जो है वो आपकी बुक्स में मिल जाएगा, अरिविहान की पीडीएफ में मिल जाएगा, और वो सही आंसर को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन उस चीज से मैच ना करे, लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेड है वो आपको याद करके ही लिखना है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler। भाई जो क्रॉफ्टर था वो इतना टॉकेटिव क्यों था पेडलर से, ये कहानी भी आपको पता होनी चाहिए और इसका आंसर भी आपको लिखते आना चाहिए। क्रॉफ्टर और पेडलर के बीच का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। Why do you think the servants thought गांधी जी to be another peasant। आपको क्यों लगता है कि सर्वेंट्स को ऐसा लगा कि गांधी जो है वो अनदर पीसेंट है, मतलब कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी और कोई नहीं लेकिन ऐसे ही कोई आम किसान है। ठीक है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। तो भाई सुब्बू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका
इसके बारे में कहानी में क्या बताया गया है, उसकी स्पेशल एबिलिटीज क्या है, और उसमें से देखो 4 आपको लिस्ट करने को बोली गई हैं। ठीक है। और फ्लेमिंगो का ये आखिरी क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी आखिर क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता लगे कि उसकी डैनी के साथ क्या कहानी है। ठीक है। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 8 क्वेश्चंस का रट्टा मारने को बोल रहा हूं। अगर इस मोमेंट पर आप ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि बस ये 8 क्वेश्चन कर लो, इनमें से 4 तो फंस ही जाएंगे। ठीक है। इनमें से 2 तो फंस ही जाएंगे, 3 तो फंस ही जाएंगे, तो भाई 3 3 6 नंबर हो जाते हैं आपके। ठीक है। और अगर आखिरी मोमेंट पे 6 7 नंबर 10 नंबर भी आपके गारंटी हो गए तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को लिख लिख कर याद करो, बार बार पढ़ो, दिन रात पढ़ो, लेकिन याद कर लो, क्योंकि इसमें से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए अगला, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन तो हमने देख लिया, अब पोएट्री सेक्शन से कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास है 5 क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे। Why are the young trees described as sprinting in the poem by My Mother at 66? भाई My Mother at 66 पोएम में जब वो ट्रीज को देखती है तो फिर उसको स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब कि दौड़ते हुए क्यों बताए गए हैं? तो ये आपको पोएम के कॉन्टेक्स्ट में, पोएम को ध्यान में रखते हुए आंसर पता होना चाहिए और एग्जाम में लिखते आना चाहिए। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 5 ही क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं पोएट्री सेक्शन से पढ़ने के भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से इतने कंठस्थ तरीके से याद कर लो कि भाई रात के 3 बजे भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? तो ह्यूमन बींग्स को लाइफ क्यों पसंद आती है, जबकि इतनी तकलीफें होती है लाइफ में और इतने सफरिंग्स होते हैं, फिर भी ह्यूमन बींग्स को लाइफ जो है वो अच्छी लगती है। हर कोई जिंदा रहना चाहता है भाई, है ना? तो ऐसा क्या है? तो फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में से जिस भी चैप्टर से ये है, आपको वो चैप्टर जिस भी पोएट्री से ये है, आपको वो पोएट्री का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, उसमें आपको क्या बताया जा रहा है वो पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसका आंसर जो है लिख पाओगे। आई बात समझ में? और ये सारे चैप्टर्स अरिविहान ऐप पर पूरी बढ़िया तरीके से कवर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। हो सकता है आपने वो पोएट्री अभी तक ना पढ़ी हो सकता है आपने वो चैप्टर अभी तक ना पढ़ा हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे। ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नया नहीं है। व्हाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? फिर ये भी एक क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? ठीक है। तो जो हमारी पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसमें जो वो वेडिंग बैंड है या वेडिंग रिंग है, उसके वजन से क्या बताना चाह रही है पोएट हमें, क्या बताना चाह रही है पोएटेस हमें ये बताना है इस आंसर में। ठीक है। तो हर एक पोएट्री में जो भी आपको समझाने की कोशिश करी गई है, हर एक पोएम में जो भी इमोशन आपको बताने की कोशिश की गई है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है लिख पाओगे। ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अरिविहान ऐप की पीडीएफ जो अवेलेबल है उसमें मिल जाएगा, तो आपको घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और इन सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे याद करके जाना है कि भाई एग्जाम में आने ही वाले। ठीक है। इतनी गारंटी के साथ याद करके जाओ कि ये तो आने ही वाले हैं। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की अगर बात करें कि अगर फ्लेमिंगो से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर कोई है तो वो कौन कौन से हैं? तो फ्लेमिंगो से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये हम 2 निकाल कर लाए हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम आपको दे देंगे लॉन्ग आंसर में तो भी गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस? ठीक है। नेचर से कौन सा सिंबल जो है पोएट बताते हैं, निकाल कर लाते हैं, ये बोलने के लिए कि अपेरेंट स्टिलनेस मतलब कि स्थिरता में भी लाइफ हो सकती है। तो आपको इसका आंसर भी अरिविहान ऐप की पीडीएफ में मिल जाएगा। और समराइज द पोएम माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 की समरी लिखने को ही आ गई। ठीक है। तो किसी ना किसी पोएम की समरी लिखने को तो आ सकती है, माय मदर एट 66 की समरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। उसके अंदर जो जो भी एक एक पैरा बाय पैरा बताया गया हो, लाइन बाय लाइन बताया गया हो, उसको अच्छे से समरी में उतार के सही शब्दों में लिखकर आओगे तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की अगर बात करें विस्टास के, फ्लेमिंग, अब हमारा बस यही बचा है
कि हम विस्टास के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और विस्टास के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लें, और उसके बाद हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ इंग्लिश का भाई हमारी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो विस्टास के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? तो आप ऐसा, क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपको ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। इंग्लिश के पेपर में वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपसे 40 वर्ड, 60 वर्ड, 70 वर्ड में पूछा गया और आप 100-150 वर्ड लिख कर आ रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे और ये हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। ठीक है, वर्ड लिमिट जब दी जाती है तो सोच समझ के दी जाती है कि इतने में आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा लिख रहे हो तो फिर ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि आपने फालतू की चीजें लिख रखी है, तो वो आपको नंबर नहीं देगा और काट अलग लेगा। हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस? ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहां था। बहुत ही शॉर्ट में आपको ये आंसर्स लिखने होंगे और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? ये भी स्टोरी से डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम कौन है और डेरी जो है वो उनके गार्डन में कैसे घुसता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अलग से बताया जाना पड़े या फिर कहानी में से कुछ डीपली पूछ लिया गया हो। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है। आगे के क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है विस्तार से, वो देख लेते हैं। व्हाट विल मेक महाराजा डू, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स to kill, and why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर्स में से जो कि विस्टास बुक में दिए हुए हैं, और इन दोनों के आंसर्स अरिविहान पर जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, अगर आप इंग्लिश के चैप्टर्स खोलोगे उसमें इन चैप्टर्स पर जाओगे जिनसे ये सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर एकदम वैसे मिल जाएंगे जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, आपका काम बस ये है कि इन आंसर्स को पीडीएफ से ढूंढना है और याद करना है, चाहे जैसे करना हो। ठीक है, नाश्ते में बादाम खाओ, खाने में बादाम खाओ, लिख लिख कर याद करो, बोलते बोलते सो जाओ, बोलते बोलते उठो, मंत्रों की तरह पढ़ो, मुझे नहीं पता, बस सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लिटरेचर पार्ट जो है वो आपने देखा 44 नंबर का आता है, 44 मार्क्स का आता है, उसमें से 12 नंबर के एक्सट्रैक्ट्स आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सट्रैक्ट्स दूसरे भी आ जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि वो हमारे सामने होते हैं और उनसे हमको कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है जो हमने चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो एक्सट्रैक्ट्स के 12 नंबर की फिक्र मत करो, इन 32 नंबरों की फिक्र करो जो आपसे एक्सट्रैक्ट्स के अलावा पूछे जाने हैं, और उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर समाप्त करते हैं इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको अरिविहान ऐप पर मिल जाएगी और इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन करके मिल जाएगी। तो फटाफट से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं और इंग्लिश के पेपर के लिए टेंशन फ्री हो जाना है। चलिए, थैंक यू।